हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों के ऊपर होगी। तो दोस्तों, आपका टॉपिक आपने थंबनेल में या नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। हमने अब आपको क्या करवाना है, एमसीक्यू ऑन द एवरीडे साइंस। ये एक टॉपिक जो है, मेरे को बड़ी ज़्यादा ग्रीवियंसेस आ रही हैं बच्चों की तरफ से कि यार सर हमने इसमें करना क्या। सबसे पहली बात तो आप एक काम कीजिए, आपके पास कोई भी अगर बुक है, ल्यूसेंट है या कोई भी है, उसमें जो आपका 9th 10th का साइंस आता है, जितना भी आपका, यहाँ तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये इसके ऊपर से आपने लेआउट करके जाना है। तो ठीक है, तो जो आपका आज का सेशन है वो हमने किसके ऊपर बनाया है? एवरीडे साइंस तो टॉपिक है, पर हमने कौन सा जोनर लिया हुआ है? वो लिया हुआ है फिजिक्स के ऊपर। इसी के ऊपर हम जो एवरीडे साइंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिस्ट्री की लाएंगे, और थर्ड वीडियो जो हम किसकी लाएंगे, वो लाएंगे आपकी बायोलॉजी की। तो घबराइए मत, आपको पहले भी हमने कहा था कि आप हमारे चैनल के साथ बस बने रहिए, तो हमारी जो भी आपके लिए मदद हो पाएगी हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आता है आपका, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए जूल आता है, या ऑप्शन नंबर बी डाइन आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है केजी, या ऑप्शन नंबर डी आता है न्यूटन? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है न्यूटन। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, डाइन। यहाँ पर डाइन जो है ना, डाइन क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। या तो अगर उन्होंने पूछा होता सीजीएस जो यूनिट है फोर्स का, तब क्या आना था? डाइन आना था। पर इन्होंने एसआई यूनिट पूछा हुआ था, तो वो क्या आते हैं? न्यूटन आते हैं। अब यहाँ पर जो आता है ऑप्शन नंबर ए आता है जूल। ये जो जूल है, अगर आपको पता होगा, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, और जो केजी है, केजी किसका होता है? केजी होता है मास का और वेट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन टू अस? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारी दुनिया में जो है, जितना भी साइंस ने हमें आज तक पढ़ाया हुआ है, कितने फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं? क्या वो 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, या 10 हैं? तो इसका बताइए क्या ऑप्शन आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी सी आंसर आता है 7। ठीक है, अब बात करते हैं वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ। ठीक है, लेंथ, और जिसका जो एसआई यूनिट आता है वो क्या आता है? मीटर। और या आप इसको क्या कह सकते हैं? स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका टाइम। ठीक है, टाइम जिसका एसआई यूनिट क्या आता है? सेकंड आता है। और इसको आप किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो फिर आता है आपका किलोग्राम, या आप कह सकते हैं मास। ठीक है, मास का क्या आएगा? केजी आएगा, या आप इसको किलोग्राम कह सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट आता है। और इलेक्ट्रिक करंट के जो एसआई यूनिट आते हैं वो आते हैं एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर, या आप इसको कह सकते हैं ए। फिर आपका आता है केल्विन, या टेम्परेचर आता है। ठीक है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन आता है। और आप इसको कैसे लिखेंगे? के से लिखेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 5 हो गए हैं हमारे। अब हमारे दो रहते हैं, और एक आता है एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, उसके लिए क्या आएगा आपका? ये आता है मोल। ठीक है, मोल जो है ये आएगा आपका। और लास्ट में आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, क्या आएगा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इसका क्या ऐसा यूनिट आता है आपका? कि ये आता है कैंडेला। ठीक है, ये आता है कैंडेला, या इसको आप कैसे कह सकते हैं? सीडी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 7। तो थर्ड क्वेश्चन आता है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड? बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है? क्या वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनमें क्या होता है? बोथ, जिनमें दोनों क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? दोनों मैग्नीट्यूड और क्या होता है? डायरेक्शन, दोनों चीज़ें जो है इसमें होती हैं। अब आपसे स्केलर क्वांटिटीज़ की अगर एग्जांपल पूछी जाए, वो क्या क्या आती हैं? ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ की क्वांटिटीज आती है मास, ठीक है, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, फिर आता है आपका टाइम, और लास्ट में आता है आपका पावर। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए क्या आता है, मीटर या वो सेकंड्स आता है या वो मीटर पर सेकंड आता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर तो आएगा नहीं क्योंकि ये किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो सेकंड्स किसका होता है, ये होता है टाइम का होता है। अब आपने मीटर पर सेकंड या ऑप्शन नंबर डी बताना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इस मीटर पर सेकंड। और आपसे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका है, ये आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये किन का आता है, ये आता है एक्सेलरेशन का। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे एक जो किताब होती है जब वो टेबल के ऊपर पड़ी होती है वो तब तक उसी टेबल के ऊपर रहेगी, सालों साल तक तो वहां पर रहेगी जब तक कोई उसको हिलाएगा नहीं। ठीक है, और उसी तरह कोई अगर मूविंग बॉडी है जैसे एक गाड़ी है वो तब तक चलती रहेगी ढलान के अगर रास्ते में होगी जब तक उसको जो है ब्रेक नहीं अप्लाई किए जाएंगे। और ये स्टेटमेंट जो है कौन से इनमें से रिलेट करती है ऑप्शन के साथ, क्या वो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या ऑप्शन नंबर बी आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ मोमेंटम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये कहता है टू एवरी एक्शन, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका हो गया। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन आता है अब आपका, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। ठीक है, बताइए इसका क्या आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए मोमेंटम चीज क्या है भाई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। मोमेंटम के बारे में याद रखना, मोमेंटम को कहा जाता है मास इन मोशन। इसका मतलब क्या होता है मास इन मोशन, ये क्या चीज मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए क्या है, आपको ये पता है कि जब भी कोई एक बॉडी चल रही होती है, देखिए कोई भी एक इंसान है, हम चाहे पतले से पतले हैं, बड़े से बड़े, हमारा कुछ ना कुछ मास है ना, या हमारा कुछ वेट है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक मूविंग बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। तो इससे आपका पूछा हुआ है कि एसआई यूनिट जो आता है मोमेंटम का क्या आता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मीटर पर सेकंड, या केजी मीटर पर सेकंड, ग्राम पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन अ बॉटम ऑफ ए बुक इज पुल्ड आउट। जब आपका जो है बुक का बॉटम जो है बाहर निकाला जाता है, द रेस्ट ऑफ द बुक्स रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट डिफाइंस, ये आपने बड़ी बारी किया होगा अपनी लाइफ में। जो बुक्स होती हैं मतलब एक बड़ा सा बुक का ढेर है। ठीक है, जैसे एक ये बुक है, एक ये बुक है, ऐसे जो है आपका बुक्स का ढेर है, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। जब आप क्या करते हो, एक बुक को जकदम स्पीड से क्या करते हो, बाहर की तरफ निकाल लेते हो। ठीक है, जकदम आप जो है क्या करते हो, स्पीड से बाहर की तरफ निकालते हो, तो बाकी बुक्स जो है अपने आप नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं, ये बिखरेंगी नहीं। तो बताइए ये कौन सा स्टेटमेंट आता है, क्या वो फोर्स है, मास है, इनर्शिया, या वेलोसिटी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है, इनर्शिया। ठीक है, और एक और चीज, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। जैसे क्या होता है जब आप बस में बैठे हुए हो, जब बस चल रही होती है और जब ड्राइवर जकदम ब्रेक मारता है तो क्या होता है आपकी बॉडी आगे की तरफ ढकेली जाती है ना, तो तब बॉडी क्या होती है, एक रेस्ट में होती है। उसी तरह जब एक कोट होता है, कोट के अंदर मिट्टी वगैरह होती है, जब आप उसको झाड़ते हो तो मिट्टी क्या होती है, पहले तो उसकी कपड़े की शेप में होती है और उसके बाद जो है बिखर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो वो क्या होता है, एक इनर्शिया होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये कौन सी एग्जांपल आती है, ये आती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, ये जो बुक वाली आपको एग्जांपल बताई थी। ठीक है, ये कौन सी आती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल। तो चलिए ये भी हो गया। अब आपके इस एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आप जितनी ताकत से जो है किसी को मुक्का मारोगे वो उतनी ताकत से ही आपको जो है पंच करेगा, या टू एवरी रिएक्शन इज देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बताइए इसमें से कौन सी इसकी एग्जांपल नहीं आती है। क्या वो स्विमर पुशिस अगेंस्ट द वाटर है, या रिकॉयल गन है, मोशन ऑफ रॉकेट है, या ऑप्शन नंबर डी आता है एनर्जी इन ए कंप्रेस्ड और ए स्ट्रेच स्प्रिंग। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है।
अब ये क्यों यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ये कौन सी एग्जाम्पल थी, ये थी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी की एग्जाम्पल थी या कौन से फिनोमिना की जो है एग्जाम्पल आती है, ये आती है पोटेंशियल एनर्जी की। बाकी ये सब क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या था, एग्जाम्पल था। जैसे देखिए ना, एक जो स्विमर होता है वो जितना पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है वो उतना ही आगे की तरफ जो है जाता है। गन के रिकॉयल घर का जो स्प्रिंग होता है, जब तक आप उसको पीछे नहीं खींचोगे वो कभी भी बुलेट के मिड में हिट नहीं करेगी और बुलेट आगे की तरफ नहीं जाएगी। और उसी तरह मोशन और रॉकेट क्या करता है, इतनी ज़ोर से गैसेस जो है नीचे की तरफ ढकेलता है, तभी रॉकेट जो है फिर ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन आता है आपका, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, बताइए इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी का जो है एसआई यूनिट आता है। क्या वो वर्क आता है, एनर्जी आता है, मास आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है बोथ ए एंड बी। इसका आएगा, बताइए क्या आंसर आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है बोथ ए एंड बी। ठीक है, जूल जो है वर्क का भी एसआई यूनिट आता है और एनर्जी का भी जो एसआई यूनिट है वो क्या आता है, जूल ही आता है। तो चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको ये आप मत समझिएगा कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने डिलीवर किया जा रहा है। हमने सिंपल बताना है इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या वो ऑप्शन नंबर डायनामो है, सोलर सेल है, बैटरी है, या सितार है। तो चलिए सबसे पहले तो सितार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो सितार होता है ना, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इसको करता है साउंड एनर्जी में। ठीक है, ये साउंड एनर्जी में जो है क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। बैटरी की अगर बात की जाए, बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अगर बात की जाए आपसे सोलर सेल की, ये सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या आएगा, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए ये भी हो गया आपका। 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज, कैपिटल जी क्या होता है, इट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, देखिए आपको पता है हमारे यूनिवर्स में हमेशा एक बड़ी बॉडी क्या कर रही है, छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट जो हैं सोलर सिस्टम के, वो सूरज के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सूरज के ग्रेविटेशनल पुल ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। हमारी धरती ने मून को अपने साथ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आता है, या ऑप्शन नंबर बी, सी, या डी। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये स्मॉल जी की वैल्यू आती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आता है इसका। 12th क्वेश्चन के ऊपर, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो फोर्स है, वर्क है, प्रेशर है, या वेलोसिटी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, प्रेशर। ठीक है, तो चलिए 13th क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द वाटर, देखिए ये एक वेसल है। अब स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इन्होंने बोला है जब एक बॉडी क्या होती है, पानी में इमर्स की जाती है। ठीक है, पानी में जब वो डाली जाती है, तो इन्होंने बोला है, ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द वाटर, तो वो उसके बाद क्या होता है, पार्शली और होली। तो जो अपवर्ड फोर्स है एक्सपीरियंस की जाती है बॉडी में, वो कौन सी फोर्स आती है, क्या वो प्रेशर है, क्या वो नेगेटिव फोर्स है, क्या वो बायंट फोर्स है, या ऑप्शन नंबर डी आता है लैप्स रेट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बायंट फोर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी एक बॉडी जो है हमने बड़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी जो है हमें ऊपर की तरफ क्या करता है, ढकेलता है। जैसे हम आपके खाली पानी की बोतल जो होती है, जब आप पानी के अंदर दबाते हैं उसको, वो उतनी ही प्रेशर से ऊपर की तरफ जम करके बाहर आती है। इसी को क्या कहा जाता है, बायंसी या बायंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 14th क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी
इमर्स्ड इन ए फ्लूइड वेदर फुली और पार्शली इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला है एक जो कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक पानी भरा होता है। तो मैंने क्या किया, एक बड़ी सी बॉल को जो है पानी के अंदर ढकेल दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, ठीक है, अब इन्होंने बोला है द अपवर्ड बाइंड फोर्स, ठीक है, दैट इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड वेदर फॉली और पार्शली इज इक्वल टू। इन्होंने बोला है कि जो हम अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ अब जो लग रहा है पानी, वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो वेट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर है, या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स बाय द बॉडी, या वेट ऑफ द कंटेनर, या ऑप्शन नंबर डी नो चेंज ऑफ वेट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक्चुअली हमेशा याद रखना, जो बायंट फोर्स होती है ना, वो हमेशा कितनी होती है, जितना पानी बाहर की तरफ ढकेला गया ना, ठीक है, जितना पानी बाहर की तरफ ढकेला गया हुआ है उतनी ही जो है इसके ऊपर क्या हो रही है, अपवर्ड फोर्स जो है लग रही है। ठीक है, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है कितना पानी बाहर गिरता है जब आप किसी के अंदर जो है गिरते हैं, कि कोई एक बॉडी पानी के अंदर डाली जाती है, जितना वेट होगा बॉडी का उतना ही जो है पानी बाहर की तरफ क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस देयर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है पहले ये बताइए। विस्कोसिटी होती है थिकनेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, थिकनेस ऑफ द लिक्विड। एक्चुअली क्या है, आपको पता होगा जो शहद है एक क्या है, विस्कस फ्लूइड है। जब आप क्या करते हो, इसको दीवार के ऊपर अगर आप फेंक देते हो तो क्या होता है, शहद ना बड़ा टाइम लगा के नीचे की तरफ गिरता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, इसको कहा जाता है विस्कोसिटी। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जब भी आप एक विस्कस, जैसे आप शहद की बात करते हैं, जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा। अब उन्होंने पूछा उनकी विस्कोसिटी को क्या होगा, क्या वो बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ, क्या वो कम हो जाती है, न्यूट्रल रहती है, या आप उसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है, डिक्रीजेस। एक जो विस्कस लिक्विड होता है, जब आप उसको क्या करते हो, गर्म करते हो ना, तो उसकी विस्कोसिटी अपने आप कम होना शुरू हो जाती है, तभी इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वट विल बी, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। वट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा स्मॉल जी है, स्मॉल जी होता क्या है, ये आया कि हम कितनी स्पीड से धरती की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। ये आ गया हमारी धरती के पोल्स, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। यहां पर इन्होंने बोला है जी की जो है वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर जो है रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर हमारी धरती की जो अगर स्पीड है, सपोज करो अभी हमारी धरती की स्पीड है, अगर आपको पता होगा जो हमारी रोटेशनल स्पीड है ना अर्थ की, वो आती है 1667 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारी धरती इतनी स्पीड से जो है कॉन्टिन्यूसली हर घंटे क्या कर रही है, घूम रही है। अगर सपोज करो ये 2000 हो जाता है, ठीक है, ये अगर 2000 किलोमीटर पर आवर हो जाता है धरती की हमारी अगर रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है, तो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या होगा, क्या वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्या वो बढ़ जाएगा, क्या वो कम हो जाएगा, या वो जीरो हो जाएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, इसका फर्क हमें पड़ता है हमेशा इक्वेटर में। ठीक है, इक्वेटर में हमें पड़ता है, कभी भी पोल्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कितना वर्क डन क्या होता है जब आप एक यूनिट चार्ज को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो, हिला रहे हो। उसको क्या कहा जाता है, क्या उसको करंट कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, कंडक्टेंस कहा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए, और इसका अगर आपको पता होगा एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया था, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, किन्होंने किया था, एलेजेंड्रो वोल्टा ने जो है इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर,
वट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बताइए इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आती है? टेम्परेचर, स्पीड, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या वर्क, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो चलिए 19th क्वेश्चन आता है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जो न्यूटन लॉ का जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है, गिव्स अस ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, क्या वो एक्सेलरेशन आता है, फोर्स आता है, पावर आता है या वर्क डन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको पता होगा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है फोर्स। तो चलिए ये भी हो गया, और फोर्स आपको पता है ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो चलिए 20th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेसेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, जब भी एक बॉडी जो है चल रही होती है, जब वो कोई काम कर रही होती है तो उसके अंदर क्या होती है, एक एनर्जी होती है, ठीक है, काम करने की, तो वो बताइए वो कौन सी एनर्जी है, क्या वो सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए आपके, अब 10 क्वेश्चन रहते हैं। वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन द फ्रेश वाटर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज्योग्राफी का भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सी वाटर में स्विमिंग करना ज़्यादा आसान क्यों है इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर? ऑप्शन नंबर ए आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, नहीं आएगा ये। सी वाटर कंटेन सॉल्ट, ये नहीं आएगा। वैसे वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है, पर इसका ये आंसर तो नहीं आएगा। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द फ्रेश वाटर, यही आएगा। एक्चुअली आपको पता ही है जो हमारा समुद्र का पानी जो होता है ये तो खारा होता है, पर उसमें खाली नमक नहीं होता, उसके अंदर और भी बड़े ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम वगैरह भी होता है उसके अंदर न, और भी जो है कंटेंट्स होते हैं, पोटैश वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है थिकनेस बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या डेंसिटी बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी वहाँ पर जो है स्विमिंग करना बड़ा ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो, तो चलिए आपके 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन, रिट्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है स्कैटरिंग। ये चीज़ याद रखना, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर को ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फैलाते हैं, ठीक है, स्कैटर सबसे ज़्यादा करते हैं, तभी इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा स्कैटरिंग। तो चलिए आपका 23rd क्वेश्चन आता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में या मेटल्स में? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर मेटल्स, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन आता है, द नॉर्मल हियरिंग रेंज फॉर ए हेल्दी यंग पर्सन इज, बताइए 50 to 6,000 हर्ट्स, 20 to 10,000 हर्ट्स, 20 to 20,000 हर्ट्स या नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 20 to 20,000 हर्ट्स, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है, आप जो है हमारे समुद्रों की गहराइयों को नापने के लिए कौन सी वेव्स को यूज़ करते हो, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पार्शियल वेव्स या पी वेव्स कहा जाता है या सेकेंडरी वेव्स? बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है, एक्चुअली एक डिवाइस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहा जाता है, सोनार कहा जाता है, ठीक है, सोनार कहा जाता है, जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है हमारे ओशन के बॉटम तक भेजता है, वहां तक जो है फैलाता है इसको, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होती है हमारे बॉटम ऑफ द सी के साथ, तो हमें फिर जो है सोनार के पास जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आती है, तब हमें ये एस्टिमेट हो जाता है कि ये जो हमारे नीचे का अभी जितना सरफेस है ये और कितना गहरा है, ठीक है। तो पता चल गया आपको ये। तो चलिए 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉस्ट, नहीं, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो चलिए अब आपका 27th क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज, बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या आता है, ये होता है, ठीक है, ये मिरर में, ये आपका मिरर आ गया, ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा जो है एक ही प्लेन में आते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो हमें पता है,
ठीक है, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्ले, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन द कार्स, बताइए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, बायपोलर ग्लासेस, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्लेन मिरर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, रेयर व्यू मिरर ये क्या होता है, दूर की गाड़ियां फिर हमें क्या करती हैं, पास में दिखाई देती हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है, मायोपिया के बारे में अगर बात की जाए, मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या हो गया, जब एक इंसान पास का नहीं देख पाता तो उसको क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। तो इसका पहले तो आंसर बताइए 29th का क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं मायोपिया के कॉजेज क्या होते हैं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, द कॉजेज ऑफ द मायोपिया क्या आता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, क्या हो जाता है, हमारी आई बॉल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक चीज ये होता है इसमें। फिर उसके बाद फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ये हो जाती है शॉर्ट। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और सिलेरी जो मसल्स होते हैं हमारे, जो सिलेरी मसल्स होते हैं हमारे, ये भी क्या हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। तो चलिए ये वाला हो गया। तो चलिए अब 30th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बाय फोकल लेंसेज आर यूज टू केयर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो प्रेस बायोपिया है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या एस्टिग्मेटिज्म। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, प्रेस बायोपिया। एक्चुअली क्या होता है, प्रेस बायोपिया में दोनों लेंसेज होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। और ये जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं, इन्हीं को जो है ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलेरी मसल्स जो है आपके क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। एकोमोडेशन पावर जो है आंखों की पूरी तरह से मतलब बड़ी कम जो है हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है पास के और दूर की जो है नज़र आपकी दोनों खराब हो जाती हैं। तभी फिर जो है इसको क्या कहा जाता है, आपको प्रेस बायोपिया हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का आपका टॉपिक फिजिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो है ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि हमें किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, या आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस चाहिए। पहले तो आपने बताना है हमें इसका स्कोर कितना रहा आपका आज के सेशन का। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर सच में अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।